Good morning children, this is Varuna Sharma and today we are going to discuss structure and function of stomata. Structure and function of stomata is an activity of class 9th and class 10th. ये एक्टिविटी दोनों ही क्लासेस के लिए एक्टिविटी है। 9th क्लास में तो आप इसको चैप्टर 6 टिश्यूज़ में एपिडर्मल टिश्यू के साथ स्टडी करेंगे और जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आपने पढ़ना है, उन दोनों ही टॉपिक्स में स्टोमेटा का यूज़ होगा, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही फंक्शंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्टोमेटा का। तो ये एक्टिविटी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही फिनोमेना में यूज़ होगी, यानी दोनों ही टॉपिक्स में यूज़ होगी। रेस्पिरेशन जब आप करेंगे तब भी, और जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे उसमें भी ये हेल्पफुल होगी। तो देखिए ज़रा इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव या एम होता है, मीन्स हमें करना क्या है या हमारा टॉपिक क्या है। तो वो देखिए ऑब्जेक्टिव और एम वो क्या है हमारा, टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। हमने देखना है कि स्ट्रक्चर स्टोमेटा का क्या है और कौन कौन से सेल्स उसमें प्रेजेंट है और उनसे वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फाइन। नेक्स्ट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी एक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सामान भी चाहिए होगा। तो वो क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, वो मटेरियल्स देखिए आप। ग्लास स्लाइड, एक जो है ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी इस टाइप से, और इस स्ट्रिप को कहते हैं ग्लास स्लाइड। तो एक तो हमें ये ग्लास स्लाइड चाहिए, ट्रांसपेरेंट होगी। कवर स्लिप, कवर स्लिप भी ग्लास मटेरियल की ही बनी हुई एक बहुत छोटी सी होगी और बहुत ही थिन लेयर सी होती है ये, इस तरीके से स्क्वायर शेप्ड या ये स्फेरिकल शेप भी हो सकती है छोटा सा। तो हमें ये दो छोटे छोटे से ग्लास स्ट्रिप्स चाहिए जो बहुत ही थिन लेयर होंगे ग्लास के, जिनको हम कवर स्लिप्स कहते हैं। ये तो हो गई ग्लास स्लाइड और ये दोनों हैं कवर स्लिप। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी लैब में अवेलेबल है, चाहे स्क्वायर शेप कर लें चाहे राउंडेड शेप कर लें, कोई भी की जा सकती है। सैफ्रेनिन, ये एक पिंक कलर का स्टेन है जो जनरली प्लांट टिश्यू के लिए यूज़ किया जाता है और प्लांट टिश्यू के लिए ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं, सैफ्रेनिन स्टेन, पिंक कलर का स्टेन होगा। पैट्री डिश, पैट्री डिश भी एक जो है ग्लास का बना हुआ छोटा सा बाउल होता है जिसके अंदर पानी हम भर के और अपना टिश्यू डालेंगे। उसके बाद में वाटर चाहिए, लीफ चाहिए, क्योंकि स्टोमेटास जो है प्लांट लीफ पर प्रेजेंट हैं, लीफ चाहिए। लीफ हमें इसके लिए जनरली सकुलेंट प्लांट्स की लीफ लेते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें थोड़ी थिक लीफ हो ताकि इजीली एपिडर्मिस पील ऑफ की जा सके। तो लीफ चाहिए। यहाँ पर हम रियो प्लांट यूज़ करेंगे, रियो प्लांट की लीफ यूज़ करेंगे। ड्रॉपर, ग्लिसरीन एट्सेट्रा, ये सारा हमें मटेरियल चाहिएगा इस एक्टिविटी में। अब सबसे पहले प्रोसीजर देखिए हमने किस तरीके से एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले ये रियो लीफ का एक टुकड़ा हम लेंगे, या रियो लीफ भी आप ले सकते हैं। रियो लीफ लेने के बाद आप इसको कॉनकेव शेप में थोड़ा सा बैंड करेंगे और ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद एक जो स्ट्रिप होगी उसके साथ दूसरी स्ट्रिप जब हम बिल्कुल उसके साथ लगा के एकदम से खींचेंगे उसको, तो हमारे पास एक जो है लेयर निकल कर आ जाएगी। उस लेयर को ब्लेड से आपने कट करना है और कट करने के बाद जो ये पैट्री डिश है इसमें पानी भरा हुआ होगा और उसके अंदर हम टिश्यू को रख देंगे, क्योंकि हमारा टिश्यू सूखना नहीं चाहिए। टिश्यू सूखेगा तो क्या होगा, सूखने से जो सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिखाई नहीं देंगे और वो सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो भी हमारी रियो लीफ है, जो रियो प्लांट है, उसका हमने जो है लीफ पील लेनी है और उसके बाद में हमने उसको पैट्री डिश में रख दिया। अब पैट्री डिश से हम फोर्सेप या ब्रश कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम इस पर जो है यहाँ पर जो ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड पर
हम वो छोटा सा पील ऑफ जो हमने रखा है, जो लीफ का पार्ट है, वो हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद इस पर हम 1 ड्रॉप, यहाँ पर देखिए लीफ के ऊपर हमने ऐड किया है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर आप ब्रश से इसके ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद सैफरन स्टेन हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये भी 1 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे तो अगर टुकड़ा बहुत छोटा है, अगर हमारे पास ये लीफ पीस बहुत छोटा है, तो उस वक्त हम इसमें बहुत ही हाफ ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम वेट करेंगे 4 to 5 मिनट, मैक्सिमम 4 to 5 मिनट हम इसको स्टेन डालने के बाद रख देंगे, ताकि जो टिश्यूज़ हैं वो इजीली जो है सारा का सारा जो स्टेन मैक्सिमम जितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्टेन एब्जॉर्ब करने के बाद आप जो है कॉटन से या एक कॉटन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं या ब्लॉटिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इनके हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर या स्टेन है उसको वहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 ड्रॉप जो है ग्लिसरीन यूज़ करेंगे। ग्लिसरीन का 1 ड्रॉप हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा ग्लिसरीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लिसरीन हम ज़्यादा डाल देंगे तो कवर स्लिप जो है वो फिसलना शुरू कर देगी। तो हम इसके ऊपर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड करेंगे और उसके बाद हमने लास्ट में ऐड करना है कवर स्लिप। इस पूरी स्लाइड फॉर्मेशन में या स्लाइड प्रिपरेशन में जो सबसे मेन काम है वो है कवर स्लिप को ऐड करना। कवर स्लिप को हमने बहुत ही प्रिकॉशन का ध्यान रखते हैं, सावधानी के साथ रखना है कि एयर बबल नहीं आने चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर एयर बबल स्लाइड में आ जाते हैं वहाँ पर रिजोल्यूशन काफ़ी वीक हो जाएगा और वहाँ पर हमें टिश्यू ना दिखाई देकर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और जिस स्लाइड में एयर बबल्स जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ही पुअर स्लाइड होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। ये हमारा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन भी है। इस तरीके से हमारी जब तैयार हो जाएगी स्लाइड, उसको हमने लो माइक्रोस्कोप से स्टडी करना है। यानी जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसमें हमने जो है 5x में हम स्टडी कर सकते हैं, और अगर और अच्छे से हमें स्टडी करना है तो हम 15x में भी कर सकते हैं, पर जनरली 5 to 10x में भी स्टडी हम इसकी कर लेते हैं। वहाँ से स्टडी जब हम करेंगे तो हमें ऑब्ज़र्व करना है कि हमें ऑब्ज़र्व क्या हो रहा है, क्या हमें उस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। तो उस स्लाइड में हमें कुछ एक इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जगह जगह एपिडर्मिस में दिखाई देंगे एम्बेडेड। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं। ये जो स्टोमेटा हैं ये लीफ में जो डाइकॉट लीफ है, डाइकॉट लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अपर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं डाइकॉट लीफ में। कारण क्या है? ये जो स्टोमेटा है इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। उन पोर्स के थ्रू एक्सेस में वाटर लॉस हो जाता है, और वाटर लॉस अगर एक्सेस में हो गया तो प्लांट की जो लीव्स हैं वो विल्टिंग स्टार्ट कर देती है, मुरझानी शुरू हो जाती है, कर्ल हो जाती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे प्लांट जो है, अगर ज़्यादा पानी निकल गया तो प्लांट टिश्यू या प्लांट जो है वो डेड हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बाय नेचर ही ऐसा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोमेटास का वो लोअर सरफेस पर है, अपर सरफेस पर नहीं है। और अगर हमने मोनोकॉट लीफ लेते हैं, मोनोकॉट लीफ पे स्टडी करें तो वहाँ पर स्टोमेटास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों ही साइड इक्वल होता है, क्योंकि बाइलेटरल, अगर हमने आइसो बाइलेटरल लीफ होती है मोनोकॉट्स में तो वहाँ पर अपर और लोअर साइड कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि लीफ इस तरीके से सीधी होंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड में जो लीफ के 2 सरफेसेस हैं, दोनों ही सरफेस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टोमेटा का। लेकिन जो डाइकॉट लीफ है वहाँ पर लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, जब स्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ पर देखो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट हैं मेनली, और ये इस तरीके से ये देखिए बीन शेप्ड सेल्स हैं, जैसे राजमा का दाना होता है, बीन या सेम का दाना होता है, तो बीन शेप्ड यहाँ पर सीड्स हैं। ये जो सीड्स होंगे इनको हम ये जो सेल्स हैं इनको हम बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड सेल्स भी कहते हैं। इन सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
क्लोरोप्लास्ट भी अबंडेंटली प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और इस तरीके से इंटरनल सरफेस पर यहाँ पर एक ये जो है काफ़ी थिक लाइन इनकी होती है, और ये बीच में एक पोर प्रेजेंट है। ये वाला जो स्पेस है ये है पोर, और इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। यही है स्टोमेटल पोर, यानी गार्ड सेल, दोनों साइड से गार्ड सेल से कवर जो स्पेस है उस स्पेस को कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं इनको कहेंगे गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स अपने चारों तरफ से जो कवर्ड हैं वो कवर्ड होते हैं सब्सिडरी सेल्स से। फाइन। अब देखिए किस तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब डे टाइम होगा तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्गर प्रेशर काम करता है, जो वाटर का टर्गर प्रेशर है वो काम करेगा और सेल्स बिल्कुल टर्जिड हो जाते हैं। वो किस तरीके से कि जैसे ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं, ये सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। दिन के टाइम में जैसे ही पानी फोटोसिंथेसिस शुरू होगा, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सेल अपने नीचे वाली सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ स्टोमेटल पोर से स्टार्ट हो रहा है। स्टोमेटल पोर से क्या होगा, जैसे ही पानी यहाँ से रिमूव होना शुरू होगा तो यहाँ से ये गार्ड सेल से पानी को लेगा, गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब करेगी सब्सिडरी सेल से वाटर को, सब्सिडरी सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे अपने से पीछे वाली सेल से, और इस तरीके से एक सेल के साथ पूरा सेल टू सेल कनेक्ट होते हुए पूरा रूट तक एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, और उस सक्शन फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हुआ है वो, और साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में अगर हमें ले तो ये आयंस में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। हाइड्रोक्सिल आयन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी काम आती है किस तरीके से कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से यहाँ पर आयंस के साथ अटैच्ड है, जिसमें ये हाइड्रोक्सिल आयन अपने से पीछे वाले हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन अपने से जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वाटर का उसके हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से इस अट्रैक्शन की वजह से पुल सक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडहेशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और इन एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर जो है बिल्कुल रूट लेवल से ऊपर स्टेम तक पहुंचेगा और आगे लीव्स तक पहुंचेगा। जब वाटर यहाँ सब्सिडरी सेल में पहुंच जाएगा और सब्सिडरी सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ये सरफेस पीछे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये वाली सरफेस अगर इस साइड बढ़ जाएगी तो ये सरफेस भी आगे की साइड पुल हो जाएगी, और इसके साथ अटैच्ड है गार्ड सेल्स, ये भी पीछे की साइड पुल होगी। इसके पुल होते ही ये सरफेस अंदर की तरफ पुल होना शुरू हो जाएगी, और दोनों साइड से ये सरफेस अपनी अपनी साइड जब बाहर की तरफ खींचेंगी तो ये जो पोर है स्टोमेटा पोर ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इस वक्त रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे, हाईली इंक्रीज़ होंगे, मैक्सिमम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग होगी और इवनिंग टाइम होगा या नाइट टाइम होगा, जब सनलाइट नहीं है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तब इन सेल्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी नहीं, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो गया, रेस्पिरेशन रेट भी जो है वो हाई ना होकर एक मिनिमम मतलब मीडियम लेवल पर आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना पानी सब्सिडरी सेल्स ने एब्जॉर्ब किया था वो वापस रिलीज़ कर देंगे अपने पीछे वाली सेल को, और दोबारा से ये अपने इसी लेवल पर आ जाएंगे। साथ साथ गार्ड सेल्स अपने जो है ओरिजिनल लेवल पर आ जाएंगे, और ये पोर शाम तक आते आते वापस क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे। तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होंगे, और ड्यूरिंग नाइट एंड इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग दे विल बिकम क्लोज्ड। फाइन। तो इस तरीके से टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में, और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर स्टोमेटास
काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशन किया इस एक्टिविटी में, वो ऑब्जर्वेशन यही किया, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स which are made up of bean shaped or kidney shaped cells known as guard cells. Guard cells are covered by subsidiary cells. These points are related to the structure point of view. Fine. Now look at the precautions. अब हमने precautions भी लेने जब स्लाइड प्रिपरेशन करना है, तो एक precaution हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोनों वैसे तो, अवॉइड एयर बबल्स को अवॉइड करना है हमने। सेकेंड, टिश्यू शुड बी मॉइस्ट, टिश्यू में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, टिश्यू सूखे ना, सूखते ही प्रोटोप्लाज्म डेड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ये हमने सारा अभी डिस्कस किया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा है उसका इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ है? ट्रांसपिरेशन में, मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट से सारा एक्सेस पानी जितना भी है रिमूव करने में। प्लांट स्टोमेटा का सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज के लिए, और थर्ड इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए उल्टा प्रोसेस होता है। वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन को जब रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे। Fine. So these all points were related to structure and function of stomata. If anyone has query, please write in comment box. Fine.